चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर दूर धर्मापुर ब्लॉक के मंगरावा ग्राम सभा में है। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली के मशहूर उद्योगपति मैं कह सकता हूं, समाजसेवी कह सकता हूं, और जौनपुर के रहने वाले जनार्दन जौनपुरिया जी हैं। और लोकसभा चुनाव की कल जब इलेक्शन कमीशन ने तारीखों की घोषणा कर दी, उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा की 80 सीटें हैं, या फिर यूं कह दें कि देश की जो कुल मिलाकर के 552 सीटें हैं, इस बार किस राजनीतिक दल की विजय से मिलने वाली है। पिछली बार के यदि 2019 के लोकसभा चुनावों के गणित की चर्चा करें तो 303 सीटें बीजेपी को और एनडीए गठबंधन को 353 सीटें मिली थी, जिस वजह से ये एनडीए गठबंधन या यूं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई और 2014-2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा एक सच्चा जनसेवक इस बार हिंदुस्तान को मिला था। लेकिन इस बार 2024 का चुनाव बहुत कांटे का है। प्रधानमंत्री मोदी बार बार हर सभाओं में यही कह रहे हैं, 400 पार, 400 पार, 400 पार। 400 पार की सिद्धि कितनी सहज है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जनार्दन जौनपुरिया जी हैं। जनार्दन जी, स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बहुत लंबे अरसे बाद आपकी वापसी दिल्ली से यहाँ जौनपुर हुई है। एक सवाल के साथ शुरुआत कर रहे हैं। मोदी ने संकल्प दिया है, हर कार्यकर्ता से ये बात कर रहे हैं, हर नेताओं से ये बातचीत की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार लेकर के आएगी। आपको क्या लगता है, इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तो आपके स्वराज समाचार के सभी देखने वाले व्यूवर्स को मैं जनार्दन जौनपुरिया अपना प्रणाम नमस्कार देता हूं। और एक बात के साथ कहना चाहूँगा कि श्री राम का वंशज हूँ मैं, गीता मेरी गाथा है। श्री राम का वंशज हूँ मैं, गीता मेरी गाथा है, और छाती ठोक के कहता हूँ कि भारत मेरी माता है, भारत माता की जय। बिल्कुल अर्जुन, आपका सवाल बिल्कुल सही था कि 400 पार क्यों। और ये सवाल जब मोदी जी मंच से ललकारते हैं, माइक लेके बोलते हैं कि अब की बार 400, तो 400 पार वो नहीं बोलते। 400 पार कौन बोलता है? 400 पार वो जनता बोलती है जिसने वो कमल का बटन दबाना और 400 पार लाना है। आपने इतना सुना होगा मोदी जी से, अब की बार 400, लेकिन 400 के पार बोलती है जनता। तो ये जनता की आवाज है और 400 पार अवश्य मोदी जी जाएंगे। एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, यूपी की भी पॉलिटिक्स बहुत ड्रामेटिकल हो चुकी है। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया है, तो कुछ सीटें मिली है कांग्रेस को और मैक्सिमम सीटें समाजवादी पार्टी को मिली है। ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन देख करके आपको लग रहा है कि जो यूपी की 80 लोकसभा सीटें हैं, इसमें ये भाजपा को कंपीट कर पाएंगे? देखिए, गठबंधन जो है, आखिर ऐसा नौबत क्यों? एक समय था कांग्रेस की इतनी सीटें हुआ करती थी कि जो भाजपा दूर तक बैठे हुए कैबिनेट में उसके सांसद नजर नहीं आते थे। वह भी एक समय था राजीव गांधी जी के समय में, और माननीय राहुल जी ने उस कद को लाते लाते इतना कर दिया कि आज उनके सांसद नजर नहीं आते। लेकिन भाजपा ने एक देश की नीतियों के साथ संदेश दिया और वो संदेश जन जन तक पहुंचा, तो आज उनका कद कहां पहुंचा। तो 400 पार तो जनता जाएगी जाएगी। और ये गठबंधन है, आखिर गठबंधन की जरूरत पड़ी क्यों? आपने 75 साल राज किया, उस 75 साल में आपको अपनी उपलब्धियां गिनानी थी जनता के बीच, लेकिन आपको गिनाना क्या पड़ रहा है कि कांग्रेस का ए पार्टी से गठबंधन, कांग्रेस का बी पार्टी से गठबंधन, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में गठबंधन, कांग्रेस का एमपी में गठबंधन, कांग्रेस का हैदराबाद में गठबंधन, तेलंगाना में गठबंधन, पंजाब में गठबंधन, उसके बाद में केरला में गठबंधन। आप गठबंधन क्यों गिना रहे? आप अपने 75 साल की उपलब्धियां क्यों नहीं गिना पा रहे हो? ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि जो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी है, उसका जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसने ईडी को हैक कर लिया, इसने सीबीआई को हैक कर लिया। और विपक्ष के जो नेता हैं, विशेष तौर पे आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो नजदीक से पहचानते होंगे, सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री रहे, संजय सिंह राज्यसभा के सांसद रहे, मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री वहां के रहे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन साहब। जबरदस्त कार्रवाई चल रही है, गिरफ्तार किया जा रहा है, सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। आपसे जरा मैं ये जानना चाहूंगा कि लोकतंत्र को संभाले रखने के लिए या चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी का अगर जरा सा भी इस पूरे उपक्रम में हाथ है तो ये ठीक संदेश नहीं जा रहा। इस प्रकरण को किस तरह देखते हैं? देखिए, ईडी भारत का प्रदर्शन इशारा है, वो एक स्वतंत्र प्रभाव है। वो किसी मोदी जी के इशारे पे नहीं चलता, वो किसी योगी जी के इशारे पे नहीं चलता, ना हो माननीय श्री गृह मंत्री अमित शाह जी के इशारे पे चलता है। वो अपने आप में एक पूरा स्वतंत्र एक एजेंसी है, जिसको जो जो उसके दायरे में दिखता है, संदिग्ध दिखता है
जहां देश की अर्थव्यवस्था को घात लगाए लोग बैठे हैं, बहुत मोटे मोटे रूप में ब्लैक मनी को इकट्ठा करते हैं, जो जो टैक्स का पैसा भारत का है उसको हजम करना चाहते हैं। लेकिन ईडी की निगाहें पैनी हैं। वही ईडी है जो कांग्रेस के भी समय में थी, वही ईडी है जो आज भाजपा के समय में है। आपने उसको क्या यूज किया था? अगर आपने यूज नहीं किया तो आप भाजपा पे कैसे ये लगा सकते हैं कि ईडी यूज कर रही है? यानी आपने 75 साल यूज किया तो आप लगा रहे ना। कहते हैं कि जिसने वो कर्म किए हैं उसको उसके बारे में लगता है कि मैंने ये कर्म किया, ऐसा हो सकता है। ईडी स्वतंत्र प्रभाव है अर्जुन जी, उसको कोई माई का लाल छेड़ नहीं सकता, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता। वह हर एक व्यक्ति पे करेगी जहां उसको संदिग्ध दिखेगा। ये दिल्ली में आप रहने वाले हैं, दिल्ली में आपने अरविंद केजरीवाल का मॉडल बहुत नजदीक से देखा है, यूपी में भी आप कभी कभी आते हैं, लोगों से बातचीत होती है तो योगी का मॉडल आप सुनते हैं। ये केजरीवाल मॉडल और योगी मॉडल में आप क्या कुछ अंतर देखते हैं? देखिए, किसी को अगर बर्बाद करना है, किसी परिवार का अगर एक विकसित बच्चा, एक पहलवान बच्चा और एक पढ़ा लिखा शिक्षित आगे जाता है तो उसको बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण है, सबसे पहले उसको खोखला कीजिए। खोखला करने का मतलब उसको ये सिखाइए कि तू बहुत मजबूत है, तुझे पहलवानी करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में उसको सिखाइए कि तू बहुत विद्वान है, तुझे करने की जरूरत नहीं है। उसकी आदत की लत लगाइए। लत यानी फ्री का लत। भाई जब मेरे को फ्री का रोटी मिल रहा तो मैं मेहनत ही नहीं करूँगा, मैं कहूँगा वहाँ से मिलेगा, फ्री का जल मिलेगा, फ्री का बिजली, फ्री का पानी। क्या दिल्ली की जनता इस 10 साल यानी 2010 से पहले क्या बिजली का बिल नहीं भरती थी? क्या पानी का बिल नहीं भरती थी? क्या अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखती थी? बिल्कुल रखती थी। दिल्ली की सरकार ने आते ही उन लोगों को चुना जो लोग उस समय भूखे थे, जिनको रोजगार देना चाहिए था, जिनको काम देना चाहिए था, जिनको उनकी व्यवस्थाएं देनी चाहिए थी, उसको फ्री की लत लगा के माननीय केजरीवाल जी ने एक धूर्तपना दिखाया। उस धूर्तपना में हमारे कुछ भोली भाली जनता शिकार हो गई और वो फ्री के चक्कर में दिल्ली 10 साल पीछे चली गई है। और आप दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली से आता हूँ, जगह जगह मुझे बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। जिन बच्चों को मैंने गोद में खिलाया, आज वो बच्चे नशे के आदी हो गए हैं और ना वो काम कर सकते ना कुछ कर सकते। जगह जगह नशे का व्यापार दिल्ली के अंदर जो चलता है वो केजरीवाल की देन है साहब। एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। हिंदू होने के नाते, समाज के हर तबके का नेतृत्व करने के नाते उम्मीद है कि आगे आपकी भी महत्वाकांक्षा हो, कोई राजनीतिक पारी की शुरुआत कीजिए। आपसे जरा जानना चाहूंगा, कितने खुश हैं, कितने गदगद हैं मंदिर के निर्माण से? देखिए, ये तो 500 वर्षों का एक संघर्ष था, एक वनवास था। कहते हैं ना, प्रभु को 14 वर्ष का वनवास था, लेकिन कलयुग में प्रभु ने 500 वर्ष का वनवास काटा। 500 वर्ष के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार और माननीय अमित शाह जी का जो पूरा का पूरा एक काम करने का तरीका था, टेंट से एक भव्य श्री राम मंदिर के अंदर प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। ये गर्व की बात है अर्जुन जी। मैं आपको ही बताना चाहूँगा कि आप भी अपने आप को गर्वित महसूस करिए। हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी आएगी कि मेरे दादाजी अर्जुन जी और मेरे पोते कहेंगे कि मेरे दादा जनार्दन राम जाटव जब जिंदा थे, जब ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो हम सौभाग्यशाली हैं भाजपा के और माननीय मोदी जी के, अमित शाह योगी जी के। हम जीवन भर के लिए कई पीढ़ियाँ कर्जदार हो जाएंगे कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना। लेकिन इस कड़ी में एक चीज़ मैं आपको और जोड़ना चाहूँगा, आपकी इजाज़त हो तो। देखिए, क्योंकि मैं एक दलित समुदाय से आता हूं, जनार्दन जाटव मेरा नाम है और जो हमारे पूर्वांचल में चमारवंशी के नाम से हमें जाना जाता है। श्री राम मंदिर से पहले जो लोग, कई लोग अन्य विपक्षी भाजपा पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां, वो कहती हैं कि दलितों को शोषण किया जाता है, दबाया जाता है, उनका हक नहीं दिया जाता। तो मैं बता दूं आपके व्यूवर्स को कि अगर दलितों को सबसे ज़्यादा सम्मान, सबसे ज़्यादा हक किसी पार्टी ने दिया है तो मोदी सरकार माननीय भाजपा में के अंदर ही दिया गया। और वो कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपने श्री राम मंदिर का बताया, श्री राम मंदिर के अंदर कोई पैसा सरकार का नहीं लगा है। सभी राम भक्तों ने, चाहे अर्जुन जी हैं, चाहे जनार्दन राम जाटव हैं, सब ने अपनी यथाशक्ति से पैसा दिया। बल्कि इतना पैसा है कि वो SBI में FD बन के हुआ है और 10 पैसा भी किसी राजनीतिक दल का नहीं लगा। कोई जो जिंदगी में कोई पार्टी यह नहीं उठा सकती है कि 1 पैसा लगा। दूसरी बात पे आते हैं, श्री राम मंदिर से पहले हिंदुस्तान में जो दलितों की आबादी है, जिसको हम अपने प्रभु के रूप में अपने एक उनको मानते, जिन्होंने हमारे जीने का रास्ता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। क्या बाबा साहब को किसी ने पूछा? कांग्रेस ने 75 साल राज किया, क्या बाबा साहब के लिए कुछ सोचा? उत्तर प्रदेश की 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, हमारे दलित समाज से आते हैं, क्या सोचा? जबकि मैं दलित हूँ खुद,
ये अगर किसी ने सोचा बाबा साहब के लिए कि बाबा साहब को ये तो खत्म ही कर देंगे, सिर्फ संविधान की किताबों में लिखा हुआ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनकी पहचान क्या है, उनको कैसे लोग जानेंगे, उनकी आने वाली जो 200 साल की पीढ़ियां हैं, 200 बार जो पीढ़ियां जाएंगी, हमारे पोते नरपोते जब आएंगे तो कैसे पहचानेंगे बाबा साहब कौन थे। खत्म कर दिया था सबने, सिर्फ संविधान की किताबों में समेट के रख दिया था, या दलितों के सीने में रख दिया था कि जय भीम बोलते रहिए और मार खाते रहिए। क्यों? अगर किसी ने दलितों के लिए, बाबा साहब के लिए क्या तो है मोदी सरकार पंच तीर्थ समझते हैं आप, मंदिर सिर्फ एक बना, श्री राम मंदिर एक प्रभु ने बनाया पूरी दुनिया के लिए, लेकिन उससे पहले मोदी सरकार ने पंच तीर्थ बनाए। बाबा साहब ने जहां जन्म लिया, बाबा साहब ने जहां शिक्षा ग्रहण करी, बाबा साहब ने जहां पे दीक्षा ग्रहण करी, बाबा साहब ने जहां पे अंतिम सांस अलीपुर में ली, उसके बाद में बाबा साहब का राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली कनॉट प्लेस के अंदर, ये पंच तीर्थ में इतना पैसा खर्च किया है कि अगर मैं उसके आंकड़े देने लगूं तो मेरे दलित भाइयों को विश्वास ही नहीं होगा कि भाजपा ऐसा कुछ करती है क्या दलितों के लिए, भाजपा ऐसा कुछ करती है क्या चमारवंशियों के लिए। तो श्री राम मंदिर से पहले पंच तीर्थ अगर बनाने का किसी ने काम किया, बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया, बाबा साहब को जिंदगी भर सजाए रखने का काम किया, तो भाजपा सरकार है। अच्छा, एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, ये थोड़ा यूपी की पॉलिटिक्स पे जरा बातचीत करते हैं। दारा सिंह चौहान थे, घोसी में उपचुनाव हारे, भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री पद दे दिया, एमएलसी बना दिया उनको, या एक चीज और आप मंत्री पद दे दिया। इसके अलावा अपने ओम प्रकाश राजभर जी हैं, बड़े दिन से इंतजार चल रहा था, उनको भी मंत्री पद मिल गया है पंचायती राज विभाग का। ये जो ये समाज का अंतिम तबका है जिसे आप दलित बिरादरी करें, ये बसपा के साथ इसका जो जुड़ाव है, ये कनेक्टिविटी खत्म नहीं हो रही है। इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने की कोई ऐसी वजह बताएं जिस वजह से ये बसपा को अवॉइड करो, भाजपा के साथ जा सके। आपका सवाल बहुत अच्छा है अर्जुन जी। माननीय दारा सिंह चौहान जी, अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की उनकी बिरादरी की आबादी ले लें, नुनिया बिरादरी से जो आते हैं, अगर मैं सही हूं तो 2% की आबादी में भाजपा के अंदर व्यक्ति मंत्री पद की शपथ लेता है। ओम प्रकाश राजभर जी 4% की आबादी आती है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, 4% की आबादी के बाद मंत्री पद की शपथ लेते हैं। और मैं चमारवंशी हूं, मैं जनार्दन जाटो जिस बिरादरी से आता हूं, मेरी आबादी है 12%। लेकिन आप मंत्री पद तो छोड़िए, किसी एक विधायक की टिकट देनी पड़ती है, सांसद की टिकट देनी पड़ती है, तो लोग सोचते हैं कि ये वोट भी देगा कि नहीं देगा, इसका समाज इसको वोट देगा कि नहीं देगा। यानी प्रभु श्री राम, जनार्दन राम, मेरे पिताजी रामफेर राम, मेरे दादा राम सेवक राम, राम शब्द अगर किसी के पीछे लगा है तो माननीय योगी जी ने अपने मन से कहा था, अगर मेरी ये बाइट योगी जी सुन रहे होंगे तो उनको तो मैं धन्यवाद करूँगा, कोटि कोटि धन्यवाद करूँगा, कि योगी जी ने मन से बोला था कि अगर राम नाम सबसे ज़्यादा किसी ने लिया हिंदुस्तान के अंदर तो चमारवंशी के राम लोग हैं, जो जैसे जनार्दन राम, रामफेर राम मैंने बताया, राधेश्याम राम, तो राम तो हमारे नाम के पीछे लगा। लेकिन इस नाम का खतरा उन राजनीतिक पार्टियों को बहुत तगड़ा पड़ा जो हमारे सिर के ऊपर अपनी टोपी घुमा के राज करते थे, जो कहते थे कि चमार हमारे हिती हैं, चमार हमारा खून है, चमारवंशी हमारे हैं। लेकिन 12% चमारवंशियों में कितने को आपने सांसद बनाया, कितनों को आपने एमएलए का टिकट दिया, किसको आपने राज्यसभा भेजा, किसको आपने एमएलसी बनाया? एक भी नहीं है ना। देखिए ना, 2010 से पहले कुछ को दिया गया, उसके बाद आप सर्वे करवा लीजिए, आप सर्च करिए, किसी भी चमार को ना तो राज्यसभा भेजा गया, ना लोकसभा का टिकट दिया गया। उन पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं जो दलितों के नाम पे पार्टी बनी है, जो दलितों के नाम पे राजनीति करते हैं, जो दलितों के नाम से हमसे जय भीम तो कहवाते हैं, लेकिन जय भीम कहने के बाद जब टिकट का बारी आता है तो अन्य जातियों को दिया जाता है जो अनुसूचित में आते हैं। लेकिन खासकर जो चमारवंशी हैं, किसी को ना तो राज्यसभा भेजा जाता है, ना लोकसभा का टिकट दिया जाता है, ना एमएलसी बनाया जाता है, ना विधायक का टिकट दिया जाता है। आप सर्वे करा लीजिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का, 12% की आबादी मायने रखती है। तो मैं दारा सिंह चौहान जी का इसलिए धन्यवाद करूंगा कि अपने 2% समाज को वो जगाने में इतने कामयाब रहे। 2% समाज ने समझा, वो भाजपा की विचारधारा के साथ जुड़े, क्योंकि देश को विकास कराना है। देश है तो राज्य है, राज्य है तो जिला है, जिला है तो ब्लॉक है, ब्लॉक है तो गांव है, गांव है तो मैं हूं। 12% कहाँ है? हमारी कोई पहचान नहीं है। मैं दिल्ली में हूं इसलिए इतना चिल्ला के बोल पा रहा हूं, लेकिन यहाँ के लोगों को कान में सिर्फ एक शब्द बोला जाता है, जातिवाद। एक शब्द बोला जाता है जय भीम, बोलने के बाद फिर उनका कान को बंद कर दिया था ठेठी लगा के। उसके बाद में जो मर्जी उनसे जय भीम प्रभु का नाम लेके उनके नाम से करवाया जाता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल इंटरप्ट करूंगा, बिल्कुल अंतिम सवाल 30 सेकंड में, बहुत लंबी बातचीत चल रही। क्या लग रहा है इस बार फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, 2 बार 14 में फिर 19 में सत्ता संभाली यहाँ इस मुल्क की, क्या लग रहा है 24 में इस बार फिर से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं? देखिए, ना आने का कारण बता दीजिए। आप तो चैनल चलाते हैं, ना आने का कारण क्या रहे? अरे मैं तो कहता हूँ हिंदू छोड़िए, आप जम्मू कश्मीर जाइए, श्रीनगर जाइए अर्जुन जी, वहाँ के मुस्लिम मेरे भाइयों को देखिए जो पत्थर मारते थे,
जो फौज पे पत्थर मारते थे, जो कहते थे यहाँ पाकिस्तान का नारा है, जो कहते थे लाल चौक पे तिरंगा नहीं फहराएगा, आज वो मेरे मुस्लिम भाई हाथ में तिरंगा लेके वहाँ पे भारत माता की जय। कल महबूबा मुफ्ती जी कहती थी अगर 370 हटी तो खून की नदियाँ बहेंगी और भारत का तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। तो उन भी कुछ चंद जो जाति के नाम पे, जो समुदाय के नाम पे खेलते थे, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते थे, उनके कान में आज ठेठी लग गई है। उनको ये सुनाई नहीं देता कि वही मुस्लिम जिसको महबूबा मुफ्ती कहती थी कि कोई भारत का झंडा नहीं उठाएगा, वो भारत का झंडा उठा के मेरा मुस्लिम भाई बोलता है भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये बोलता मेरा बशीर, ये बोलता मेरा यूसुफ, ये बोलता मेरा हनीफ खान, ये बोलता मेरा इस्लाम, ये बोलता मेरा तौकी, ये बोलता मेरा शाहिद, वो बोलता है महबूबा मुफ्ती जी। तो जब मुस्लिम समुदाय की इतनी सोच बदल चुकी है तो मेरे दलित भाइयों जागो जागो जागो। उन पार्टियों के झांसे में मत आओ जो दलित के नाम पे बनी है। आपको चमारवंशियों को एक टिकट नहीं देने वाली है, ना विधायक बनाने वाली है, ना राज्यसभा भेजने वाली है, ना एमएलसी बनाने वाली है। 12% हो, 2% माननीय दारा सिंह चौहान जी मंत्री हैं, 4% ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री, हम 12% के नामो निशान खत्म है। जाग जाइए, जय भीम जय श्री राम का नारा लगाइए और इस नारे के साथ आगे बढ़िए दोस्तों। भाजपा वह एक पार्टी है जिसने आपको पंचतीर्थ दिया है। और अर्जुन जी देखिए, आपको हमारे जो समाज है ना, हमारे समाज को बहुत आसानी से लोग मोड़ लेते हैं। जय भीम का नारा लगाएंगे, आके हमारे लोगों के बीच में वहाँ पे एक थाली में रोटी खाएंगे, चले जाएंगे, उसके बाद में कहेंगे कि फलाना पार्टी तुम्हारी विरोधी है, तुम्हारा शोषण करी है। अरे शोषण तो तुम करते हो जो हमारे पनपते हुए पेड़ों को ऊपर से काट जाते हो ताकि इनकी डहलियों में फूल ना आ जाएं, ये पत्ते ना आ जाए, खिले ना, फल ना लगे। जरा सा पनपता कोई बच्चा हमारा विचारधारा को पकड़ता है, आप आके कान में जय भीम का नाम फूंक देते हैं और वो जहर घोल के आप चले जाते हैं। जबकि जय भीम हमारी जान है, हमारी ताकत है। हम उस ताकत को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और 12% मेरे जो हरिजन भाई हैं, जो मेरे चमारवंशी, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा भाजपा को वोट कीजिए, मजबूती से वोट कीजिए। और जो सांसद आंख से आंख मिला के बोलिए कि आपके हम वोट दे लेला, आपके हम वोट दे थैला, और जय भीम जय श्री राम के नारे के साथ भाजपा के साथ जुड़िए। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूरी गर्मजोशी के साथ एक शानदार वक्ता, बिल्कुल मिनटों मिनट में ही माहौल बना देने वाले जनार्दन जाटव जी थे। और इनसे बातचीत का ये खास सेक्शन आपने देखा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताइए कि क्या इस पूरी की पूरी साक्षात्कार को आप किस तरह देखते हैं। क्या लगता है कि समाज के अंतिम तबके को अब बदलाव करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ। नमस्कार।